Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series we are going to discuss the Factories Act 1948. So Factories Act 1948 में आज पढ़ने वाले इंट्रोडक्टरी पार्ट, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेबिलिटी, इम्पोर्टेंस, ऑक्यूपायर कौन होता है, व्हाट इज़ फैक्ट्री, हु इज़ वर्कर, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हैजार्डस प्रोसेस क्या होता है, ऑक्यूपायर का ड्यूटी क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ फैक्ट्रीज मैनेजर क्या है, पेनल्टीज़ अंडर दिस एक्ट, जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसके अंदर पेनल्टीज़ कौन कौन से हैं, वर्कर के द्वारा कौन कौन से ऑफेंसेस किए जाते हैं, उसके बारे में आज फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में हम जानने वाले हैं। ओके जैसे कि हम जानते हैं कि 19th सेंचुरी में, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, बहुत बड़े पैमाने पे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे थे और जो लोग फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे उनको लेकर बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर इन चीफ, याद रखिएगा, इंस्पेक्टर इन चीफ ने प्रस्ताव रखा कि काम कर रहे लोग यानी कि इनके वर्किंग कंडीशन को लेकर एक एक्ट बनाया जाए। तब फैक्ट्रीज एक्ट इनैक्ट हुआ 1881 में पहली बार, 1881 में पहली बार इनैक्ट हुआ, यानी कि उसके बाद ही रॉयल कमीशन ऑन लेबर, रॉयल कमीशन ऑन लेबर के प्रस्ताव पर कुछ सालों बाद यानी कि 1934 में फैक्ट्रीज एक्ट 1881 मीन्स 1881 को रिप्लेस करके फैक्ट्रीज एक्ट 1934 बनाया गया। ओके उसको लाया गया। उसके बाद समय दर समय इनमें भी कुछ बदलाव किए गए। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में बहुत सारी खामियां दिख रही थी, इसमें कुछ प्रोविजंस जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड नहीं थी। ओके सो देयर हैज़ बीन अ राइज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो इन द लेटर हाफ ऑफ 19th century, मेजर मोर इंस्पेक्टर इन चीफ ऑफ द बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट इन हिज रिपोर्ट 1872 to 73 first of all raised the question for the provisions of legislation to regulate the working condition in factories in like a Factories Act was enacted in 1881. Since then the act has been amended on many occasions. The Factories Act 1934 was passed replacing all the provisions legislation in regard to factories. So this act was drafted in the light of recommendation of Royal Commission on Labour. So this act has also been amended suitably from time to time. Now come to उसके बाद ही फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में बहुत सारी खामियां दिख रही थी, तो इसके कुछ प्रोविजंस जो कि बहुत स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं थी। सो अब क्या हुआ कि अब भारत आज़ाद हो चुका था 1947 के बाद। 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में कुछ बदलाव किए गए और लेबर यानी मजदूरों के हित को लेकर बदलाव किए गए फैक्ट्रीज एक्ट को, जो गवर्नर के द्वारा अनुमति दे दिया गया 23 सितंबर 1948, 23 सितंबर 1948, याद रखिएगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था, यानी कि द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1934 हैज़ रिवील्ड a number of defeats and weakness in which have hampered effective administration of the act, and the need for wholesale revisions of the act to extend its protective provisions to the large number of smaller industries established was felt. So therefore the Factories Act 1948 consolidating and amending the law relating to the labor in factories was passed by the Constituent Assembly on August 28, 1948. Okay, so this act received the assent of Governor General of India in 23rd September 1948 and came into existence on 1st of April 1949. Okay, now come to the next. ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। अगर फैक्ट्रीज एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका जो पहला उद्देश्य यह था कि फैक्ट्रीज में काम कर रहे वर्किंग क्लास के लोगों की हेल्थ यानी स्वास्थ्य, सेफ्टी, वेलफेयर सुनिश्चित हो, और जैसे एनुअल लीव जैसी सुविधाएं हैं या और कुछ विशेष सुविधाएं जैसे यंग पर्सन यानी युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर जो फैसिलिटीज़ फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे लोग हैं उनको मिलना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आर टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस इन अ फैक्ट्री, टू रेगुलेट हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, इनैक्ट स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ यंग पर्सनस, वुमेन एंड चाइल्ड हु वर्क इन द फैक्ट्रीज। ओके, नाउ कम टू द वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो वर्किंग आवर्स यह कहता है कि कोई भी एडल्ट एक हफ्ते में 48 घंटों से ज़्यादा काम नहीं कर सकता और वीकली हॉलीडेज होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजंस ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स, नो एडल्ट्स वर्कर्स शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक, सो देयर शुड बी अ वीकली हॉलीडे। ओके, कम टू द हेल्थ। हेल्थ के बारे में अगर बात करें, अगर हेल्थ यानी स्वास्थ्य की बात करें तो इस एक्ट के अनुसार वो हर चीज़ें होनी चाहिए जो एक फैक्ट्री के
हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बात करता हो, जैसे साफ़ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, पर्याप्त रोशनी, प्रॉपर मतलब रोशनी होना चाहिए, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, इसके अलावा जैसे पीने का पानी, शौचालय की सुविधाएं, जो कि एक पर्सनल हाइजीन को दर्शाता है। ओके, फॉर प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ वर्कर्स द एक्ट lays down that every factory shall be kept clean and all necessary precautions shall be taken in this regard. So the factory should be have a proper drainage system, okay, and adequate lighting, proper ventilation, proper temperature, etc., and adequate arrangements for drinking water should be made. Sufficient latrine and urinals should be provided at a convenient places, so there should be easily accessible to workers and must be kept clean. Okay, नाउ कम टू द सेफ्टी। व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ्टी, अगर सेफ्टी की बात करें तो जो भी मशीनरी लगा हुआ है उसका प्रॉपर सेफ्टी एंड प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना ज़रूरी है, और एक प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। ओके, कोई डेंजरस मशीन यानी कि जो हैजार्ड्स है, जो ख़तरनाक मशीनें लगी हुई हैं, उससे बचने के लिए बचाव के साथ एक स्थान सुनिश्चित की जाए, कि एक बचाव की जो जगह है वो सुनिश्चित की जाए। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सेफ्टी टू द वर्कर्स द एक्ट प्रोवाइड्स दैट the machinery should be fenced. No young person shall work at any dangerous machine in confined spaces. So there should be a provisions for manholes of adequate size, so that in case of emergency, okay, the worker can escape. ओके, नाउ कम टू द वेलफेयर। वेलफेयर के बारे में अगर बात करें तो वेलफेयर क्या बात करता है, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए, ओके, उनके कल्याण के लिए कुछ सुविधाएं, जैसे कपड़े सुखाने का, धोने का, बैठने का, फर्स्ट एड मतलब प्रथम उपचार, आराम करने का स्थान होना आवश्यक है। ओके, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इन एवरी फैक्ट्री एडुकेट एंड सुटेबल फैसिलिटीज फॉर वॉशिंग शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड for the use of workers, facilities for storing and drying clothes, facilities for seating, फर्स्ट एड अप्लायंसेस, शेल्टर, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स। ओके, ये सब सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ओके, नाउ कम टू द पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ की अगर बात करें, इसके बारे में आगे ही बात करेंगे, पर यहाँ पे भी बात कर लेते हैं पेनल्टी के बारे में। तो पेनल्टी यानी दंड या जुर्माना, इस एक्ट का उल्लंघन करने पर पहला जो 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, और दूसरा फ़ाइन 1 लाख तक फ़ाइन हो सकता है, या फिर तीसरा सज़ा, या दोनों, मतलब 1 साल के सज़ा के साथ फ़ाइन भी 1 लाख तक हो सकता है। ओके, means the provisions of the Factories Act 1948 or any rules made under this act or any order given in writing the act is violated, it is treated as an offence. The following penalties can be imposed. First one is imprisonment for a term which may extend to 1 year, fine which may extend to 1 lakh rupees, both fine and imprisonment भी हो सकता है। Okay, if a worker misuse an appliance related to the welfare, safety and health of a workers or in relation to discharge of his duty, he can be imposed a penalty of ₹500। हाँ, मतलब अगर कोई कर्मचारी मिसयूज करते पकड़ा गया किसी भी सुविधाओं का, पैसा, वेलफेयर, सेफ्टी और जो भी हेल्थ ऑफ वर्कर को लेकर, तो उससे उस पर जुर्माना लगेगा, जो कि 500 रुपये लगेंगे। ओके, नाउ कम टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। उसके बारे में जानते हैं कि एप्लीकेबिलिटीज़ के बारे में। फैक्ट्री एक्ट 1948 की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये एक्ट एप्लीकेबल होता है जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, या फिर पिछले 12 महीनों से काम कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम कर रहे हैं जहाँ 20 या 20 से अधिक वर्कर काम कर रहे हैं, जो कि पिछले 12 महीने से कार्यरत हैं। ओके, पर इसमें माइनिंग, मोबाइल यूनिट जैसे जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है वो शामिल नहीं होते, मतलब आर्मी के लोग इसमें शामिल नहीं होते। लाइक रेलवे है, होटल है, रेस्टोरेंट प्लेसेस है, वो सब शामिल नहीं होते। यानी कि मीन्स द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू एनी फैक्ट्री वेयर ऑन 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वर वर्किंग on any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinarily so carried on, or whereon 20 or more workers are working or were working on any day of preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of a proper or ordinarily so carried on, but this does not include a mine और अ मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेज, जैसे कि मैंने बताया एज आई हैड सेड यू, ओके, ऑफ द यूनियन। ओके, एंड रेलवे रनिंग सील्ड और अ होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेसेस। ओके,
नाउ कम टू नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये वर्कर के बेनिफिट को लेकर बात करता है, जिसका एम है कि वर्कर की सेफ गार्ड और उनके हित की बात करता हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उनका काम करने का स्थान में हर सुविधा हो जो कि ज़रूरी है। The Factories Act 1948 is beneficial legislation. The aim and object of the act is essentially to safeguard the interest of workers, stop their exploitation, and take care of their safety, hygiene, and welfare at their places of work. It casts various obligations, duties, responsibility of an occupier of factories and also on the factory manager. Amendments to the act and court decisions have further extended the nature and scope of the concept of occupier, especially hazardous process in factories. Okay, now come to definition, who is occupier. ओके, ऑक्यूपायर कौन होता है, सबसे पहले समझ ले ऑक्यूपायर कौन होता है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार सेक्शन 2 क्लॉज एन में ऑक्यूपायर के बारे में बात करता है। जिसके पास फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल है उसको ऑक्यूपायर कहेंगे। जैसे फर्म के केस में देखें तो ऑक्यूपायर को कोई इंडिविजुअल होता है ऑक्यूपायर, या फिर कंपनी के केस में देखें तो कोई एक डायरेक्टर ऑक्यूपायर कहलाता है। अगर बात करें किसी फैक्ट्री की जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, तो उस केस में जो भी व्यक्ति को सरकार ने नियुक्त कर रखा है वो कहलाएगा ऑक्यूपायर या मैनेजर कह सकते हो। जैसे कि हु इज़ ऑक्यूपायर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एन, ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री मीन्स द पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री, provided that okay in the case of a firm or other association of individual, any one of the individual partner or member thereof shall be deemed to be the occupier, and in case of company any one of the directors shall be deemed to be the occupier. Okay, in the case of factory owned or controlled by the central government or any state government or any local authority, so the person or persons appointed to manage the affairs of the factory by the central government, the state government or the local authority as the case may be, shall be deemed to be the occupier. Now come to one case law, ION एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। इसमें बात किया गया है जैसे कि ION एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज जो है 1996 का केस है। इस केस में यह कहा गया है कि जो फैक्ट्री का ऑनर है वो किसी को नॉमिनेट कर सकता है फैक्ट्री के कंट्रोल एंड अफेयर्स के लिए, और अगर कोई नॉमिनेट नहीं किया गया है तो उस सिचुएशन में अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो कंपनी के कंट्रोल में या फिर डायरेक्टर ऑफ कंपनी के कंट्रोल में या फिर पार्टनरशिप के बेस पे है तो पार्टनरशिप में से एक पार्टनर को ऑक्यूपायर बना दिया जाएगा। ओके, मीन्स इट वाज हेल्ड दैट ओनर कैन नॉमिनेट any person to be in ultimate control over the affairs of a factory if no one else has been nominated to be in ultimate control over the affairs of the factory or company. Director of a company or any partner of partnership is deemed to be an occupier, deemed to be the occupier. Okay, now come to what is factory. अगर फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज एम बात करता है फैक्ट्री की। फैक्ट्री का मतलब है कोई भी प्रीमाइसेज या उसमें बचने वाली खाली जगह, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा हो या किसी पावर या बिना किसी पावर के 10 या 20 लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं पिछले 12 महीनों से कह सकते हो, तो सभी फैक्ट्रीज़ पे एप्लीकेबल होता है। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, सभी फैक्ट्रीज़ पे एप्लीकेबल होता है। प्रीमाइसेज एक जनरल टर्म है जिसका मतलब ओपन लैंड या बिल्डिंग हो सकता है, तो ये फैक्ट्रीज़ को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एम, फैक्ट्रीज मीन्स एनी प्रीमाइसेज इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट्स देयर ऑफ फर्स्ट वेयर ऑन 10 or more workers are working, okay, or were working on any day of the preceding 12 months and in any part of which manufacturing process is being carried on with the aid of a power or in ordinary carried on. Okay, second one is whereon 20 or more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months and in any part of which manufacturing process is being carried on without the aid of power or ordinarily carried on, but it does not include a mine subject of operation of a mines act. Okay, mobile unit belonging to the armed force as I said before. ओके, कि इसमें वो चीज़ इंक्लूड नहीं होते हैं जो लाइक आर्मी से रिलेटेड चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
ओके लाइक उसमें क्या है, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेज, ये सब इंक्लूड नहीं होंगे फैक्ट्री के केस में, ये अलग चीज़ है। ओके, एक्सप्लेनेशन जैसे ये बता ही दिया है, एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लेना कि जैसे एक्सप्लेनेशन में सभी फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल होता है, और प्रीमाइसेज एक जनरल टर्म है इसमें, जिसका मतलब ओपन लैंड एंड बिल्डिंग सब हो सकता है। ओके, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है या कुछ भी हो सकता है, वो उसके कंट्रोल में आता है, एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके कंट्रोल में आता है। ओके, हु इज वर्कर, वर्कर कौन है। ओके, मैं हिंदी में समझा देता हूँ पहले। सेक्शन 2 क्लॉज एल में वर्कर की बात की गई है, जो भी व्यक्ति एम्प्लॉयड है डायरेक्टली या फिर किसी एजेंसी के द्वारा, इंक्लूडिंग लाइक कॉन्ट्रैक्टर, जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड होगा, जो बिना प्रिंसिपल एम्प्लॉय के जानकारी से या फिर जानकारी के साथ, जो कि चाहे रेमुनरेशन के लिए भी हो सकता है या बिना रेमुनरेशन के लिए भी हो सकता है, जो काम कर रहा है। सो वर्कर कौन हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग मशीन के साफ़ सफाई के लिए या फिर प्रीमाइसेस के साफ़ सफाई के लिए, जहां मशीनरी फिट है, जहां मशीनरी लगा हुआ है, एस्टेब्लिश्ड है। ओके, या कोई काम जो मैन्युफैक्चरिंग से मिलता जुलता हो। सो आर्म फोर्सेस का काम नहीं होता है यहाँ पे, जैसे बार बार मैं बता रहा हूँ, उनके मेंबर नहीं शामिल होते हैं इनमें फैक्ट्रीज वगैरह के काम में। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एल। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एल, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एल, वर्कर मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और बाई और थ्रू एनी एजेंसी इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, in any manufacturing process or in cleaning any part of the machinery or premises used for manufacturing process, or in any kind of work incidental or to connected with the manufacturing process or the subject of the manufacturing process, but does not include member of armed force of the union. Now, manufacturing process. Okay, what is manufacturing process? According to section 2 clause k, manufacturing process मतलब मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, पंपिंग करना, जनरेट करना, कंपोज करना किसी चीज़ को। ओके, एंड कंपोजिंग जिसको कहते हैं, या फिर कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्टिंग, या फिर प्रिजर्विंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये सभी चीज़ें आ जाएंगे। जैसे किसी की चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को बनाना, उसमें चेंजेस करना, उसको रिपेयर करना, ऑयल या वाटर वगैरह को पंपिंग करना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, कंपोज करना किसी चीज़ को, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क करना। ओके, या किसी भी आर्टिकल को प्रिजर्व करके रखना। ओके, मतलब स्टोर करके रखना। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ जाएंगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज के, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिशिंग, पैकेजिंग, बॉयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, demolishing or otherwise treating or adopting any article or substance with a view to use it, okay, as a sale, transport, delivery, disposal, okay, pumping oil, water, sewage or any other substance, okay, generating, transforming और ट्रांसमिटिंग पावर्स, जैसे पावर जनरेट करते हैं किसी भी तरीके से। ओके, तो वो भी एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो गया। ओके, कंप्रोमाइजिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग वायलेटर्स, प्रेस, लिथोग्राफी, ओके, कंस्ट्रक्टिंग एंड प्रिजर्विंग। नाउ क्लियर। नाउ कम टू व्हाट इज हैजार्डस प्रोसेस। हैजार्डस प्रोसेस क्या होता है? ओके, व्हाट इज हैजार्डस प्रोसेस? सेक्शन 2 क्लॉज CV के अनुसार, याद रखिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज CV के अनुसार जो भी चीज़ स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में हैजार्डस के बारे में चीज़ें बताई गई है। ओके, ये इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में। सो फर्स्ट शेड्यूल में जो भी चीज़ें स्पेसिफाइड है इस एक्ट का, किसी भी एक्टिविटी या प्रोसेस के लिए जो कि हैजार्डस है, यह जो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो बात करता है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग इन हैजार्डस प्रोसेस, याद रखना। जैसे कि पावर जनरेटिंग इंडस्ट्रीज़ हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो गया, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो गया, एल्कलाइज एंड एसिड इंडस्ट्रीज हो गया, इलेक्ट्रोथर्मल जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गए, इंडस्ट्रियल गैसेज होते हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसेटिलीन, जो भी बहुत सारे नाइट्रस ऑक्साइड टाइप्स ऑफ जो जितने भी ये जहरीले जो गैसेज होते हैं उसका कारखाना है, फैक्ट्रीज़ है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये हैजार्डस प्रोसेस उसको बताता है, दर्शाता है। ओके, ये आप इस एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट जब पढ़िएगा उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, कौन कौन सी चीज़ें हैजार्डस में आता है, यानी हैजार्डस खतरनाक चीज़ों में आता है। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज CV, hazardous process means any process or activity in relation to an industry specified in the first schedule where, unless special care is taken, raw materials used therein
or the immediate or finished products by products waste or effluents thereof would be cause material impairments to the health of the person engaged in connected with therewith and as a result of pollution of the general environment. ओके तो उसको जनरल इन्वायरमेंट को उसको पॉल्यूट करता है। ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर की बात करते हैं। ऑक्यूपायर होता है कौन है, ऑलरेडी बता रखा है। सो ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर यानी ऑक्यूपायर के पास कंट्रोल होता है फैक्ट्रीज़ के अफेयर में, फैक्ट्री के अफेयर में कंट्रोल होता है। पहला ड्यूटी होता है कि ऑक्यूपायर चीफ इंस्पेक्टर को रिटन नोटिस देगा, ओके, रिगार्डिंग जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में रिटन नोटिस देगा। किसको? चीफ इंस्पेक्टर को, जो इस एक्ट में आता है, जो लिखा हुआ है। ये नोटिस ऑक्यूपायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के शुरुआत से पहले देगा, यानी कि सेक्शन 7 में ये भी बताया गया है कि नोटिस ऑक्यूपायर 15 दिन पहले देगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करने से जो एस्टेब्लिशमेंट लगाया है उसके बारे में डिटेल्स बताता है। तो उसके बारे में नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो उसका नोटिस तो दो, ओके। तो एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल्स वहाँ पे होती है हर चीज़ को, जैसे कि आप जान गए। नोटिस ऑफ बाई ऑक्यूपायर, द ऑक्यूपायर शैल सेंड टू द chief inspector a written notice in respect of all establishment which come within the scope of this act, whatever, okay. And before the factory engaged in manufacturing process which is ordinarily carried on for less than 180 working days, so the year resumes working. So whenever a new manager is appointed during any period for which no person has been designated as a manager of a factory or during which the person designated does not manage the factory, so any person found acting as a manager or if no such person is found, the occupier himself shall be deemed to be the manager of a factory for the purpose of this act। मतलब इस एक्ट में जो एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल्स होती है वो पहले नोटिस और प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने से पहले, ओके। नाउ कम टू सेकंड ड्यूटी क्या है। ऑक्यूपायर का ड्यूटी पढ़ रहे हैं, ओके। तो सेकंड ड्यूटी है जनरल ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर की। एक जनरल ड्यूटी ऑक्यूपायर का होता है, ओके। तो जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर की बात करें तो सेक्शन 7A जब पढ़िएगा उसमें इसकी ड्यूटी बता दी गई है। सेक्शन भी साथ में याद रखिए। 7A में बताया गया है कि फर्स्ट वन याद रखिएगा कि वर्कर की हेल्थ सेफ्टी या वेलफेयर सुनिश्चित की जाए, मीन्स टू इंश्योर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर वाइल दे आर एट वर्क इन द फैक्ट्री। एंड नाउ सेकेंड वन इज़ लाइक वर्कर के स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर कहा गया है और कहा गया है कि प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, ओके। मीन्स टू इम्प्रूव एंड मेंटेन द प्लांट एंड सिस्टम ऑफ द वर्क इन द फैक्ट्री दैट आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ओके। नाउ कम टू थर्ड वन इज़ लाइक फैक्ट्री ये इंश्योर करेगा रिगार्डिंग अरेंजमेंट्स फॉर सेफ्टी, ओके, टू प्रोवाइड अरेंजमेंट्स इन द फैक्ट्री फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क टू हेल्थ इन कनेक्शन विद द यूज हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैसिलिटीज एंड सब्सटेंस, ओके। नाउ कम लाइक फैक्ट्री इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दे हेल्थ एंड सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए, ओके, टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग एंड सुपरविजन्स एज अ नेसेसरी टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एट वर्क, ओके, एंड लाइक टू मेंटेन ऑल प्लेसेज ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इन कंडीशन दैट इज सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ एंड प्रोवाइड टू मेंटेन सच means of access to and egress from such places as a safe and without such risk, okay, to provide maintain and monitor, पूरा तरह से monitor करेगा such working environment, okay, in the factory for the workers that is safe without risk to health and adequate regards facilities and arrangements for their welfare at work, and to prepare a written statement of his general policy with respect to health and safety of the workers at work and organizing and arrangements in force for carrying out that policy, okay। सो ये दूसरा जो ड्यूटी है जनरल ड्यूटीज़ जो ये सारे फॉलो किए जाएंगे। थर्ड वन इज़ ड्यूटी ए ऑक्यूपायर का बनता है कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स, कि सेफ्टी ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करे, जो कि सेक्शन 40B सेक्शन में इसकी प्रोविज़न दी गई है, लेकिन ये भी एक कर्तव्य बनता है किसका, ऑक्यूपायर का। सेक्शन 40B बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफ ऑफिसर, जो कि ऑक्यूपायर का ड्यूटी है, जहां 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। अगर जो एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फैक्ट्रीज एट्सेट्रा राज्य सरकार के कंट्रोल में आती है, वो राज्य सरकार अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करेंगी इससे रिगार्डिंग, ओके, like wherein 1000 or more workers ordinarily employed, okay, or where in the opinion of a state government any manufacturing process or operation is carried on
which process or operation involves any risk of bodily injury, poisoning or disease, or any other hazardous of to the health to the person employed in the factory so required by the state government by notification in official gazette। जिससे मैंने बताया कि ये बात करता है जहाँ अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर की, जहाँ 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। अगर जो एस्टेब्लिशमेंट यानी फैक्ट्रीज एट्सेट्रा जो है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करेगी इससे रिगार्डिंग। ओके, तो ये भी जो कि एक कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है किसका, ये जो ऑक्यूपायर है। नाउ कम टू, इसमें क्या है लिखा गया है, कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑक्यूपायर। ओके, कि कंपलसरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे ऑक्यूपायर। अब ऑक्यूपायर का ये ड्यूटी है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करके रखे रिगार्डिंग फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट से रिगार्डिंग। ओके, तो ये इसका कर्तव्य बनता है। इसकी प्रोविज़न सेक्शन 41B में दी गई। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, 40B 41B। ओके, सो 41B में सबसे पहले बात करता है कि फैक्ट्री में अगर कोई हैज़ार्डस प्रोसेस है जो खतरा है आसपास के लोगों के लिए या वहाँ जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, तो ये ऑक्यूपायर की ड्यूटी बनती है कि वो डिस्क्लोज करे चीफ इंस्पेक्टर को इसके बारे में। द ऑक्यूपायर ऑफ एवरी फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हैज़ार्डस प्रोसेस शैल बी डिस्क्लोज इन द मैनर प्रिस्क्राइब टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड द लोकल अथॉरिटी। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन इज़ द, जब फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन होता है उस समय सारे पॉलिसीज़ को अपनाए और हैज़ार्डस प्रोसेसिंग के बारे में खुलकर ये बताए। ओके, वो जो ऑक्यूपायर होता है, ऑक्यूपायर शैल एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द फैक्ट्री इन्वॉल्विंग अ हैज़ार्डस प्रोसेस lay down a detailed policy with respect to the health and safety, everything regarding health and safety worker employed therein, and intimate such policy to the chief inspector and their local authority, कि उसको that should be known to the chief inspector and local authority। Okay, now come to the third one is like here, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो डिजास्टर या फिर कोई डिजास्टर आता है तब उससे रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स को सुनिश्चित करें। ओके, ऑक्यूपायर और अप्रूवल ले चीफ इंस्पेक्टर से उसके रिगार्डिंग, यानी कि एवरी occupier shall with the approval of the chief inspector draw up an one side emergency plan and detailed disaster control measures for his factory and make known to the workers employed therein and to general public living in the vicinity of factory that safe measures required to be taken in the event of accident taking place। Okay, जैसे जानिए कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो डिजास्टर आता है तो उससे रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर सुनिश्चित करें, वो ऑक्यूपायर की ये ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। सबसे आखिरी वाला ये कहता है जब जो भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री हैज़ार्डस प्रोसेसिंग करता है तो ये ऑक्यूपायर का ड्यूटी बनता है कि वो हैज़ार्डस सब्सटेंस को स्टोर कहाँ करेगा और उसको डिस्पोज कहाँ करेगा, मतलब रखेगा कहाँ पे और उसको कहाँ उसको डिस्पोज करेगा उस वेस्ट मटेरियल को जो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद जो निकलता है जो कि हैज़ार्डस है पब्लिक के लिए। तो वो कहा कि वो चीज़ पब्लिक को बिना नुकसान किए बिना उसको रखेगा। ओके, और इसके लिए अप्रूवल लेना भी ज़रूरी है कि आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, कहाँ रख रहे हो, वेयर यू आर स्टोरिंग, वेयर यू आर डिस्पोजिंग इट। ओके, सो द ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री इन्वॉल्विंग अ हैज़ार्डस प्रोसेस शैल विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर lay down measures for the handling, usage, transportation and storage of hazardous substances, include the factory premises and the disposal of such substances outside the factory premises, and publicize them in the manner prescribing among the workers and general public living in the vicinity। Okay, now come to fifth, specific responsibility of the occupier in relation to hazardous process। ये कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ऑक्यूपायर को रिगार्डिंग हैज़ार्डस प्रोसेस। अब इसका सेक्शन 41C है, ये वाला सेक्शन ना सारा आप याद रखिएगा क्योंकि ये सारा जो दर्शाता है कि ऑक्यूपायर का क्या क्या ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है उसका। ओके, अब जो फैक्ट्री हैज़ार्डस प्रोसेसिंग में डील करता है तो ऑक्यूपायर की दायित्व बनती है, ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है कि काम कर रहे वर्कर का हेल्थ रिकॉर्ड रखे, टाइम टू टाइम उसको रिकॉर्ड करे। ओके, और अपॉइंट करे उस व्यक्ति को जो इसका हैज़ार्डस प्रोसेसिंग का समझ रखता हो, यानी कि जो हैज़ार्डस चीज़ों में समझ रखता हो उसको अपॉइंट करे, यानी कि प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड पे या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो इस हैज़ार्डस चीज़ों में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, वर्कर का मेडिकल एग्जामिनेशन हो, वो भी चीज़ें भी मेंशन किया गया इसमें। मीन्स एवरी ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री इन्वॉल्विंग इन एनी हैज़ार्डस प्रोसेस शैल मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड्स। ओके, दैट शुड बी मेंशनेबल एज द केस
मे बी मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ अ वर्कर्स इन फैक्ट्री, अपॉइंट्स persons who possess qualification and experience in dealing handling hazardous substances. So that there should be a proper qualification, experience provide for a medical examination of every worker. Okay, so now come to the sixth one. Sixth one is worker participation इन सेफ्टी मैनेजमेंट मीन्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट इज नेसेसरी। 41G ये बात करता है कि वर्कर का पार्टिसिपेशन हो सेफ्टी मैनेजमेंट में, और ये ऑक्यूपायर की ड्यूटी बनती है। अभी ड्यूटी नहीं पढ़ रहे हैं, ऑक्यूपायर की ड्यूटी बनती है कि वह ऑक्यूपायर सुनिश्चित करेगा कि सेफ्टी को लेकर जो कमेटी बनेगा उसमें वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स और मैनेजमेंट के साइड से लोग साथ में काम करें, ताकि वो वर्कर के हित की, सेफ्टी की हित की बात हो जाएगी वहाँ पे। ओके, मीन्स द ऑक्यूपायर सेल इन एवरी फैक्ट्री where the hazardous process is going on takes place. Okay, or like hazardous substances are used, handled, set up safety committee consisting of equal number of representatives of worker by the side of the workers and by the side of the management. Both will cooperate and do the work for the participation for the safety and management of the worker. Okay, now seventh occupier's duty is like right of workers to be warned about imminent danger. अगर कोई तत्कालीन या कोई immediate danger है, ओके, तुरंत डेंजर की चीज़ें आ रही है, तो उसके बारे में वो वार्निंग प्रोवाइड करे। ये भी ड्यूटी बनती है किसकी, ऑक्यूपायर की या जो मैनेजर है। ओके, मीन्स ये ऑक्यूपायर एजेंट या मैनेजर का ड्यूटी है कि वो अगर कोई इमीडिएट डेंजर है तो वो इसके बारे में पता करे और वर्कर को बताए। ओके, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सच ऑक्यूपायर एजेंट मैनेजर और पर्सन इन चार्ज जिसको सौंपा गया, साइन किया गया अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए। ओके, और प्रोसेस टू बी इमीडिएट डेंजर और एक्शन इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच इमीडिएट डेंजर एंड सेंड अ रिपोर्ट फॉर बी टू द एक्शन टेकन नियरेस्ट इंस्पेक्टर को। ये वॉट एवर द इंस्पेक्टर, ओके, सो दैट thing will be sent to the inspector, all the details, all the report regarding the danger, what is so called imminent danger, that should be, means that will be report will be transferred to the inspector. okay, वो कहाँ जाएगा, वो दिया जाएगा आपका इंस्पेक्टर को। मीन्स ये ऑक्यूपायर एजेंट या मैनेजर का क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो ड्यूटी है कि वो अगर कोई इमीडिएट डेंजर है तो वो उसके बारे में पता करे और वर्कर को बताए, और इसका रिपोर्ट अगर कोई चीज़ है तो वो रिपोर्ट वो नियरेस्ट जो इंस्पेक्टर है उसको सौंपेगा, क्योंकि इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्ट करेगा प्रॉपर कि भाई ये डेंजर क्यों हुआ, ऐसा चीज़ क्यों हुआ, ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए था फैक्ट्री में। सो इट्स जो है वो बात करता है ऑक्यूपायर का ड्यूटी होता है कि कैंटीन रूम, लंच रूम जो भी है, कैंटीन है या फिर लंच है, वॉशिंग फैसिलिटीज़ जो भी है अरेंज करे वेलफेयर के लिए। ओके, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर टू प्रोवाइड वेलफेयर फैसिलिटीज़ लाइक लंच रूम्स, जैसे मैंने बताया, कैंटीन्स, ओके, वॉशिंग मशीन, फर्स्ट एड जो प्रथम उपचार है, वो सारी सुविधाएं वो अरेंज करे, उसको प्रोवाइड करे। ओके, एनुअल लीव जैसे जानते हैं जो भी कर्मचारी है, मतलब मजदूरी सहित वार्षिक यानी कि एनुअल छुट्टी होना ज़रूरी है, या ऐसा नहीं है कि लगातार वो काम करते ही रहेगा, तो उसको भी सुनिश्चित करें। सो इट इज़ ऑल्सो ड्यूटी ऑफ मैनेजर और ऑक्यूपायर, ओके, सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे जो होता है, द ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री और एनी अदर पर्सन हु फॉर द लॉन्ग बीइंग परपोर्ट्स टू बी इन चार्ज ऑफ द फैक्ट्री, जाहिर सी बात है जिसके कंट्रोल में फैक्ट्री है। ओके, सो अंडरटेक सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ surveys, and such occupier or manager or other person shall afford all facilities for such every including facilities for the examination and testing of plant and machinery and collection of samples and other data। जाहिर सी बात है ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये एक तरीके से ड्यूटी बनता है ऑक्यूपायर का कि वो प्रॉपर उसका टेस्ट करे, सर्वे करे, और क्या दिक्कत है, क्या खामियां हैं, उसके बारे में वो नोट करे। ओके, तो ये सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। तो ये तो काफ़ी आसान है। नाउ कम टू द ड्यूटीज़ ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। ओके, फैक्ट्री मैनेजर का क्या ड्यूटी होता है, देखिए फैक्ट्री होता है ना, उसका कंट्रोल चाहे तो ऑक्यूपायर के पास होगा, चाहे तो एजेंट के पास होगा, चाहे तो मैनेजर के पास हो सकता है, चाहे तो उसका चार्ज जो ले रखा है वो हो सकता है, या स्टेट या सेंटर के कंट्रोल में, तो उसके द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है जिसको, वो भी उसके कंट्रोल में हो सकते हैं, उसके कंट्रोल में हो सकता है वो फैक्ट्री। ओके, तो ये सब चीज़ें तो जानने वाली चीज़ है, लेकिन पहले ये जानते हैं कि ड्यूटीज़ ऑफ फैक्ट्री मैनेजर क्या होता है यहाँ पे, कि फैक्ट्री मैनेजर का ड्यूटी क्या है। पहला ड्यूटी ये बताया गया है, यह बताया गया है कि फैक्ट्री मैनेजर का पहला ड्यूटी ये होता है कि वर्कर को वार्न करे इमीडिएट यानी कि इमीनेंट डेंजर जो होता है उसको लेकर, कि कोई वर्कर काम कर रहा है,
हैज़ार्डस प्रोसेसिंग चल रहा है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग चल रहा है, चाहे तो वो गैसियस सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस को लेकर, तो उससे नुकसान हो सकता है। और अगर नुकसान हुआ है, अगर डील हो रहा है ऐसा, तो नियरेस्ट इंस्पेक्टर को इसका रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। ओके, ये फैक्ट्री मैनेजर का ये ड्यूटी बनता है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सच ऑक्यूपायर, agent, manager, or the person in charge of the factory or process to take immediate remedial action if he is satisfied about the existence of such imminent danger in the factory where the worker is engaged in any hazardous process, and send a report forthwith of the action taken to the nearest inspector, जैसे कि मैंने बताया। नाउ कम टू द सेकंड जो इसका ड्यूटी यहाँ पे लिखा गया है, नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर एडल्ट्स। अब देखिए सेक्शन 61 में इसका प्रोविज़न दिया गया, पहला का प्रोविज़न सेक्शन 41H में दिया गया है, ऑलरेडी मैंने बताया था वो आपको। नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर एडल्ट्स की अगर बात करें तो नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर एडल्ट्स में कहा गया है कि देखिए इसमें नोटिस होता है, ये फैक्ट्री मैनेजर का ड्यूटी बनता है कि वो नोटिस एक लगाए सामने, और जो नोटिस फैक्ट्री के सामने लगाए जहाँ पे विजुअल हो प्रॉपर, और वहाँ पे वो जो पीरियड ऑफ वर्क फॉर एडल्ट है उसके बारे में लिखे, और एवरी डे जो काम करेगा एडल्ट वर्कर है उसका कितना काम है, कितने घंटे का काम है, वो सब चीज़ नोटिस करे। फिक्स पीरियड क्या है प्रत्येक ईच ग्रुप का, हर ग्रुप का वर्कर होता है कि सबको स्पेसिफिक फील्ड दिया गया है काम करने के लिए। कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, कोई पैकेजिंग का काम करता है, कोई कुछ और काम करता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या है कि वो पीरियड फिक्स है ईच ग्रुप के लिए, कब काम कौन करेगा। शिफ्ट भी फिक्स है। तो ये चीज़ें वो इंग्लिश में तो लिखेगा ही, दैट शुड बी रिटन इन इंग्लिश, और वो चाहे तो वो कोई लोकल लैंग्वेज है उसमें भी रिटन हो सकता है। ओके, द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री शैल डिस्प्ले करेक्टली एंड maintain in every factory in accordance with the provisions of subsection 2 of section 108 a notice of period of work for adults showing clearly for every day the periods during which adults workers may be required to work, fix the periods during which each relay of the group may be required work, classify them into the groups, जो भी मैंने बताया था, शिफ्ट है, फिक्स है हर चीज़। ओके, नाउ कम टू थर्ड राइट ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इज़ लाइक द मैनेजर ऑफ एवरी फैक्ट्री शैल मेंटेन अ रजिस्टर्ड वर्क। जैसे कि पता है कि हर फैक्ट्री का जो मैनेजर है या फिर जो जिसके कंट्रोल में फैक्ट्री है, वर्कर का रजिस्टर को मेंटेन करेगा, जाहिर सी बात है। ओके, एंड देयर इज़ अ केस इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस संपत लाल, उसमें ये कहा गया इट वाज हेल्ड दैट द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रजिस्टर इज इम्पोज्ड ऑन द मैनेजर। ओके, मैनेजर पे इम्पोज है, या फिर जो फैक्ट्री का मैनेजर है उस पर इम्पोज होगा ही। ओके, एनुअल लीव विथ वेज के बारे में बात करें तो पहले ही बताया था एनुअल लीव के बारे में कि मजदूरी सहित जो एनुअल छुट्टी होती हैं उसके बारे में बात करता है। ये भी ऑक्यूपायर या फैक्ट्री मैनेजर का ये राइट होता है कि वर्कर को कब छुट्टी मिले ना मिले उसके बारे में डिस्कशन हो प्रॉपर। ओके, फिफ्थ वन बात करता है नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस अकरेंसेज। ओके, मीन्स अब किसी वर्कर के साथ कोई खतरनाक दुर्घटना हो जाए जिससे शारीरिक क्षति हो, तो फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसका ये ड्यूटी होता है कि वो ये सूचना कंसर्न अथॉरिटी को दे। ओके, समझ गए ना। नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस अक्रेंस वेयर इन अ फैक्ट्री एनी डेंजरस अक्रेंस ऑफ सच नेचर एज मे बी प्रिस्क्राइब अकर्स। ओके, whether causing any bodily injury, disability or not, the manager of the factory shall send notice thereof to such authorities and in such form and within such time as may be prescribed. ओके, नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज़ बात करता है सेक्शन 89। इसको सेक्शन आप देख दीजिएगा कि जहाँ पे फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसका ये ड्यूटी बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि जो थर्ड शेड्यूल है उसमें इस एक्ट का, यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का जो थर्ड शेड्यूल है उसमें लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिजीज़ के बारे में बात किया गया है। ठीक है, नोटिफिएबल डिजीज़ के बारे में बात किया गया है। तो ये नोटिफिएबल डिजीज़ क्या होता है कि जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो हैज़ार्डस फैक्ट्री है, जाहिर सी बात है। तो इसमें ये रिगार्डिंग कि इसका नोटिस भी जो मैनेजर है फैक्ट्री का, वो ऑक्यूपायर मैनेजर कुछ भी हो सकता है, तो मैनेजर का खास करके यहाँ पे बताया गया है कि वो मैनेजर क्या करेगा कि उसका भी नोटिस लगाएगा। ओके, कि ये हैज़ार्डस थिंग में डील कर रहा है, लाइक यहाँ पे नोटिफिएबल डिजीज़ अगर हो रहा है किसी को, मान लीजिए कि किस तरह का डिजीज़ हो सकता है, लाइक मरकरी पॉइजनिंग हो सकता है, अगर वो केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है तो आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकता है, टॉक्सिक
एनीमिया हो सकता है, ऐसी बीमारियां हो सकती है। पॉइजनिंग बाई नाइट्रस फ्यूम्स से पॉइजन हो सकता है, जो नाइट्रस फ्यूम्स वगैरह होता है ना, उससे पॉइजन हो सकता है। तो ये केमिकल्स फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, तो उसे डिजीज़ जो है वो डिजीज़ के बारे में बताना है, नोटिस देना है। ओके, 7th वन ये भी ड्यूटी बनता है फैक्ट्री मैनेजर का कि सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करे। कि अब यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि ऑक्यूपायर और मैनेजर प्रॉपर सर्वे करे रिगार्डिंग सेफ्टी, लाइक सभी फैसिलिटीज़ है या नहीं, लाइक एग्जामिनेशन, टेस्टिंग ऑफ प्लांट मशीनरी एटसेट्रा हो रहा है कि नहीं, कलेक्शन ऑफ सैंपल हो रहा है कि नहीं। इट इज़ सेम लाइक एज बी डिस्कस्ड इज बिफोर, लाइक इन अ केस ऑफ ऑक्यूपायर। ओके, नाउ कम टू 8, नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट्स। ओके, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स के बारे में बात किया गया, वेयर इन एनी फैक्ट्री एक्सीडेंट अकर्स, ओके, विच causes death or which causes any bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more immediately following the accidents, okay, or with which is such a nature as it may be prescribed in behalf of the manager of the factory shall send a notice thereof such authorities and such form and within such time as prescribed to the chief inspector। ओके, जाहिर सी बात है इंस्पेक्टर को हर तरह का नोटिस दिया देना पड़ेगा। अब वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है काम करते हुए, चाहे तो वो उसको एक्सीडेंट से उसकी इंजरी भी हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है, तो उसमें भी पेनल्टी है। या उस केस में ऑक्यूपायर भी फंस सकता है, या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है वो फंस सकता है जिसके चार्ज में फैक्ट्री है वो। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें बात की गई है। फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसको ये जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं जनरल प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर एज टू फाइलिंग ऑफ द केस इन केस ऑफ फैक्ट्री एक्सीडेंट। देखिए, फैक्ट्री एक्सीडेंट बहुत ही कॉमन चीज़ है। बहुत सारे वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में, उनको एक्सीडेंट हो जाता है, उससे डेथ भी हो जाती है कई बार वो बच भी जाते हैं, इंजरी ही सफ़र कर पाते हैं केवल। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या इसका प्रोसीजर क्या है? ऐसे केसेस में क्या वर्कर फाइल कर सकते हैं केस? क्या इसमें कंसर्न अथॉरिटी क्या एक्शन ले सकती है? तो इसके बारे में जानना है। जब कभी भी एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले ये जानिए, हिंदी में बता रहा हूँ, जब कभी भी एक्सीडेंट होता है फैक्ट्री में, तो ऑक्यूपायर या फैक्ट्री मैनेजर इन्फॉर्म करते हैं 48 घंटों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को, और सेंड करते हैं फॉर्म नंबर 22 जो होता है, उसमें सारे फैक्ट या इन्फॉर्मेशन को जो इससे रिगार्डिंग है लेबर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग हर चीज़ वो मतलब उस फैक्ट को लिखते हैं उसमें। ओके, चाहे तो वो लेबर डिपार्टमेंट की साइड से हो, या इंडस्ट्रियल हेल्थ को लेकर हो, या सेफ्टी को लेकर हो। अब सारी इंक्वायरी होगी इस मैटर पे। ओके, इस मैटर की इंक्वायरी होगी फैक्ट्री इंस्पेक्टर के द्वारा। जहाँ पर एक्सीडेंट हुई है वहाँ पे वो जाएगा, विजिट करेगा, विक्टिम्स का विटनेस लेगा, विक्टिम से पूछताछ होगी, विटनेस नोट किया जाएगा। अब उसके बाद इंस्पेक्टर सो कॉज नोटिस भेजेंगे आफ्टर इंक्वायरी ऑक्यूपायर या फैक्ट्री मैनेजर को कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ओके, ये सो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। और अगर फैक्ट्री मैनेजर या ऑक्यूपायर सेटिस्फाइड नहीं है ओके इस केस से जो एक्सीडेंट हुआ है, तो इस नोटिस से तो उसके अलावा भी अब क्या होगा, उसके अगेंस्ट केस फाइल होगा। ओके, बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ओके, और लेबर कोड सेक्शन 105 याद रखिएगा, फर्स्ट क्लास लेबर कोड 105। अगर पार्टी को डिस्प्यूट सहमत नहीं है, मान लीजिए जो पार्टी डिस्प्यूट हुआ है, अब मान लीजिए पार्टी सहमत नहीं इससे, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है पार्टी। जो पार्टी रिलीफ के लिए, स्पेशल रिलीफ के लिए, वो अपना याचिका डाल सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक भी वो जा सकती हैं। ओके, सो व्हेनेवर एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस इन अ फैक्ट्री और द ऑक्यूपायर factory manager shall inform the chief inspector within the period of 48 hours or so, section 88, and shall send form number 22 containing all the information regarding the said accident to labor department, industrial health and safety, which shall inquire into the matters by factory inspector, who shall inspect the accident spot, okay, and take the witness, okay, and revisit there and provide like सेंड सो कॉज नोटिस टू द ऑक्यूपायर, और फैक्ट्री मैनेजर जो है उसको सो कॉज नोटिस दिया जाएगा। इफ़ द फैक्ट्री मैनेजर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई गिवन बाय द फैक्ट्री मैनेजमेंट, ही शैल इंस्टीट्यूट अ केस अगेंस्ट द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, ओके, और मैनेजर, ओके, बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और लेबर कोड सेक्शन 105 प्रोविजन इज गिवन। सो देन in this case, if the party or to the dispute is not satisfied, then they can move to the Supreme Court or High Court. First they will move to the High Court, after that they will move to Supreme Court as respectively procedure followed. Now
कम टू पेनल्टीज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। पेनल्टी क्या है, यानी कि जो वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, अगर उनको इंजरी हो जाती है किसी तरह की, या फिर उनको इमीडिएट डेंजर है जिससे उनको मौत हो जाती है, तो उस केस में पेनल्टी क्या देना होगा, क्या उसके लिए जिम्मेदार है। तो उसके बारे में तो पहले मैंने बताया कि जो कि प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग एंड केस इन केस ऑफ फैक्ट्री एक्सीडेंट्स के बारे में बताया था मैंने। तो चलिए वो तो जान गए, लेकिन पेनल्टी क्या है इसमें। ओके, अगर फैक्ट्री के ऑक्यूपायर मैनेजर अगर जिम्मेवार है, तो इस एक्ट में दी गई प्रोविज़न के वायलेशन के लिए, तो इस एक्ट में जो प्रोविज़न दी गई है उसके अगर वायलेशन के लिए जिम्मेवार है, तो उस केस में 2 साल तक का सज़ा होगा। ओके, और फाइन 1 लाख रुपए तक होगा। ओके, या फिर कोर्ट के डिस्क्रिशन पे 2 साल तक का सज़ा और फाइन जो 1 लाख रुपए दोनों भी हो सकता है। 1 लाख रुपए तक का फाइन और 2 साल तक का सज़ा होने का प्रावधान दिया गया है। अगर कोई कंट्रावेंशन करता है, यानी कि जो भी इस कानून का बार बार उल्लंघन कर रहा है, वैसे कर रहा है, कंट्रावेंशन अगर कंटिन्यू कंट्रावेंशन है, तो ईच डे के अनुसार उस फैक्ट्री पे 1,000 रुपये तक का फाइन चढ़ा दिया जाएगा, लगेगा यानी कि। तो सेव एज इट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एंड subject to the provisions of this act section 93, if in or in respect of any factory there is an contravention of the provisions of this act or of any rules made there under or of any order in writing given there under, the occupier or manager, remember, occupier and manager of the factory shall be guilty of the offence punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years। 2 years तक का प्रावधान है और 1 लाख फाइन। ओके, और इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट दैट फाइन और पनिशमेंट साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा, दोनों इंक्लूड होगा और नहीं, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट पे डिपेंड करता है, या दोनों हो सकता है। ये भी प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4 में जो प्रोविज़न दिया गया है इस एक्ट का, जो फैक्ट्रीज एक्ट है, और any rule made there under or under section 87 has resulted in accident causing death। देखिए इसमें ये भी चीज़ बताई गई, हिंदी में बता देता हूँ पहले, कि अगर एक्सीडेंट से किसी वर्कर की डेथ हो जाती है या फिर सीरियस इंजरी हो जाती है, इफ़ देर इज़ अ डेथ ऑफ वर्कर ड्यू टू एक्सीडेंट और देर इज़ एनी सीरियस इंजरी, देन डेथ, in case of death, fine will be not less than 25,000 in case of death, or in a case of only serious injury which does not causes death, in that case fine will be of 5,000, that should not be less than 5,000। means under the case of serious bodily injury, if there is a death, in that case the fine will be 25,000, but in the case of severe bodily injury only, there is no death, then in that case the fine will be 5,000। okay, remember. So provided that here it has been written like accident causing death or serious injury, so the fine shall not be less than 25,000। okay, 25,000 in case, किस केस में, of accident causing death, and 5,000 in case accident causing serious bodily injury। okay, that's it। एक्सप्लेनेशन में बता दिया है कि सीरियस बॉडली इंजरी मतलब क्या होता है, एज यू कैन रीड हियर। Provincial government versus Ganpat, it was held in this case where the occupier or the manager of a factory admits the guilt under section 92 of the act but alleges the clerk of the factory to be the actual offender. So the onus of establishing the innocence is on such occupier or the manager as the case may be। okay, you read both the case, general manager will and AP Bangalore versus state of Karnataka and provincial government versus Ganpat। Enhanced penalty after previous conviction, देखिए प्रीवियस कन्विक्शन के बाद पेनल्टी को इन्हेंस किया गया है। इसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि 3 साल तक का सज़ा हो सकता है इस केस में। ओके, ये सेक्शन 94 के अनुसार जो पेनल्टी है, और इसमें कहा गया कि 10,000 से लेकर 2 लाख तक का फाइन, यानी फाइन हो सकता है। ओके, तो ये बताया गया है। So if any person who has been convicted of any offence punishable under section 92 जो कि पहले पढ़े, is again found guilty, अगर दोबारा वो उसको गिल्टी ठहराया जाता है उसी ऑफेंस के लिए, involving a contravention of the same provision, then he shall be punishable on subsequent conviction with the imprisonment for a term which may extend to 3 years और with fine। दोबारा अगर वो करता है तो उसके लिए दोबारा उसको that
पेनल्टीज़ एंड दैट इम्प्रिजमेंट विल बी एक्सटेंडेड, और वो 3 साल तक कर दिया गया है उसमें, और इसमें फ़ाइन 2 लाख तक का कर दिया गया है। ओके, एंड इसमें इस केस में अगर दोबारा अगर करता है और किसी की डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस यहाँ पे ये बताया गया है कि इन दैट केस इफ़ देयर इज़ अ डेथ ऑफ any worker, in that case the fine will be of 35,000, not less than 35,000. Okay, and in case of bodily injury of any worker, there is a serious bodily injury के केस में वहाँ पे फाइन है 10,000 रुपये, जिससे पहले 5,000 था अगर दोबारा वो करता है इस चीज़ को कॉमिट। ओके, तो इसके बारे में जान गए। 95 बात करता है पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर, कि इंस्पेक्टर के ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात करता है। सो हुएवर विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट एन इंस्पेक्टर, अगर कोई विलफुली मतलब जानबूझकर वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है इंस्पेक्टर को इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, जो कन्फर्ड है उनको, उनका काम है इंस्पेक्शन करना इस एक्ट के अनुसार। ओके, और फेल्स टू प्रोड्यूस ऑन डिमांड बाय इंस्पेक्टर, देखिए इंस्पेक्टर को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, पहले भी मैंने और सारे एक्ट में बताया है कि इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, और इंस्पेक्टर को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड रजिस्टर्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स kept in his custody in pursuance of this act or any rules made thereunder, or conceals if worker, suppose the worker, not worker, but if the factory manager or the occupier is not cooperating with the inspector or trying to conceal the fact, in that case a factory from appearing before or being examined by an inspector shall be punished with imprisonment for a term which, जो भी अगर एग्जामिन वाइज जो भी इंस्पेक्टर के द्वारा एग्जामिन हो रहा है, अब ऐसे केस में वट एवर हुएवर ट्राइंग टू कंसील द फैक्ट, जो भी फैक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा है इंस्पेक्टर के सामने, तो उस केस में ये कहा गया कि 6 महीने तक का सज़ा होगा। मीन्स इन दैट केस द इम्प्रिजमेंट ऑफ 6 मंथ एंड फाइन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू ₹10,000, रिमेंबर। ओके, तो ये 95 में बोला गया है। Now come to 96A, which talks about penalty for contravention of provisions of section 41B, 41C and 41H। जैसे कि यहाँ पे बताया गया था, जो ऑक्यूपायर का ड्यूटी या फैक्ट्री मैनेजर का जो ड्यूटी के बारे में यहाँ पे जाने थे, तो उसके कंट्रवेंशन अगर कोई कर रहा है, तो ये ड्यूटी बताया था ना ऑक्यूपायर का, मैंने बताया था कि 41B, 41C, 41H ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो उस केस में भी यहाँ पे बताया कि उस केस में भी जो फाइन लगेगा, देखिए अब ऑक्यूपायर या कोई मैनेजर है फैक्ट्री का, या जिसको चार्ज दिया गया है फैक्ट्री का, अगर वो कोई गलती करते पकड़ा जाता है, तो उस केस में क्या है कि उसको 7 साल का सज़ा मिलेगा। मीन्स इन दैट केस देयर इज़ अ इम्प्रिजमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 7 years एंड फाइन विच इज़ नॉट लेस दैन 2 lakhs, फाइन विच इज़ नॉट लेस दैन 2 lakh। और अगर उसको कंटिन्यू करता है, मीन्स कंट्रवेंशन कंटिन्यू करता है उसको बार बार, मतलब इतने चीज़ों के बाद भी वो बार बार वही गलती करते जाता है, तो उस केस में फ़ाइन कैन बी 5,000 अप टू डेली बेसिस। ओके, पर डे के हिसाब से 5,000 उसको फ़ाइन किया जाएगा। किस केस में? जो अगर जो ऑक्यूपायर का ड्यूटी है, फैक्ट्री मैनेजर का ड्यूटी है, वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बार बार ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कंट्रवीन कर रहा है, तो उस केस में फ़ाइन भी पर डे के हिसाब से भी कटेगा। जो भी फैक्ट्री का मैनेजर है, ऑक्यूपायर है, उसको देना पड़ेगा, उसके लिए वो जिम्मेदार है। ओके, Section 97 offences by worker, subject to the provisions of section 111 if any worker employed in a factory contravenes any provisions of this act, okay, or any rules or orders made there under, okay, imposing any duty or liability on workers, he shall be punished with fine which may not be extended to 500 rupees। अब जैसे कि इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने पहले बताया था कि वर्कर अगर कुछ करते पकड़ाता है या फिर कुछ गलत करता है, जो कि उसके जो रूल्स हैं रेगुलेशन है जो फैक्ट्री के, उसके अगर गलत करता है उससे अगर कुछ, तो उस केस में उसको गिल्टी ठहराया जाएगा और 500 रुपीज़ जो है उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें वेयर वर्कर इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 1, सो द ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कंट्रवेंशन अनलेस इट इज़ प्रूव्ड दैट ही फेल्ड टू टेक ऑल रीजनेबल मेजर्स फॉर इट्स प्रिवेंशन। ओके, सेक्शन 101 बात करते हैं एग्जाम्पशंस ऑफ ऑक्यूपायर और मैनेजर फ्रॉम लाइबिलिटी इन सर्टन केसेस, लाइक वेयर द ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री चार्ज विद एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, अगर चार्ज है देन ही शैल बी इंटाइटल्ड एंड अपॉन कंप्लेंट ड्यूली मेड बाय हिम and ongoing to the prosecutor not less than 3 clear days notice in writing of the intention so to do। अब जैसे एक सो कॉज नोटिस जाता है तो उसमें बताना पड़ता है, ओके, टू हैव एनी अदर पर्सन whom he charges as a actual offender,
अब मान लीजिए कि ऑक्यूपायर है, फैक्ट्री मैनेजर है, उसको इसलिए ठहराया गया गिल्टी क्योंकि वो उसका मैनेजर था, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल था फैक्ट्री का। अगर उसको लगता है कि उस फैक्ट्री के अंदर समवन इज इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज, समवन इज इन्वॉल्व इन दैट एक्ट, तो उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एंड इफ आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस हैज बीन प्रूव्ड, द ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री एज अ केस में बी प्रूव्स टू बी द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। ओके, उस केस में बताया गया है एज, इसको आप देख लीजिएगा, दैट ही हैज़ यूज एज अ डिलीजेंस टू इन्फोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट। सो इस एक्ट में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी गई है। होता है अगर फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो जो अमेंडमेंट्स आए उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें इंक्लूड है, जो कि रिसेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।